हेलो एवरीवन। आपने क्या कभी सोचा है या फिर आपने इस चीज को बहुत ही अक्सर देखा होगा कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं ड्यूरिंग देयर कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। कि कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज होगी तभी वो एक हस्बैंड वाइफ भी कहलाएंगे। अब एक हमारे पास सवाल आता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो है लॉ फील्ड में उठा। वो सवाल ये था कि जब भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं कि हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, इस तरह की जो भी नोक झोंक इनके बीच में होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपने कभी सोचा है कि अगर लेट्स से अगर हस्बैंड ने जो है वाइफ को बोला कि जो है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दैट द पार्टीज आर हिंदूज। ओके, अब मान लीजिए हस्बैंड ये कहता है कि यार मैं डब्लू को जो है तलाक दे दूंगा, और डब्लू जो है कुछ कॉन्वर्सेशन कुछ जो कॉन्वर्सेशन है जो है ये डब्लू एच को कहती है, और एच इसी चीज को सीक्रेटली क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और ये एच कोर्ट जाता है, और कोर्ट जाकर ये कहता है कि जज साहब, ये देखिए, मैंने डब्लू के खिलाफ जो है इस फोन में या इस सीडी में जो है मैंने इसके खिलाफ जो है बहुत सारे मैंने जो बातें हैं वो रिकॉर्ड कर ली हैं, और आप इसको प्लीज सुनिए, है ना। और इसलिए सुनिए क्योंकि ये मुझे जो है कुछ डिवोर्स से रिलेटेड मैटर में, या फिर जो हमारे बीच में जो मैटर इन इशू है, या फिर जो हमारे बीच में सॉरी इशू ऑफ फैक्ट है, वो हमारे बीच में उससे ये काफी रेलेवेंट चीज है। तो आप इसको सुनिए। वाइफ ये बोलती है कि नहीं जज साहब, आप ये नहीं सुन सकते हैं, ये एविडेंस तो लिया ही नहीं जाएगा कोर्ट में, क्योंकि ये मेरे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, राइट टू प्रिवेसी का, जो कि मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट इस सीडी या इस फोन से हैम्पर हो रहा है, तो ये सीडी और ये फोन को आप एज अ एविडेंस जो है नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यही एक ऐसा ही सेम इशू जो है अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे एक जजमेंट दिया है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको इसके एक लॉ बताता हूँ इस डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर हम सीधे लॉ पे आते हैं तो देखिए ये सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, 1872, एंड इसी का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो है सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसको हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मतलब कि जो ये सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, ये कहाँ कब लगेगा, जब एच और डब्ल्यू की मैरिज हुई है, और वो मैरिज क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, या फिर वो मैरिज डिसॉल्व हो गई है, और उस बीच में एच और डब्ल्यू में से जो है कोई कम्युनिकेट करता है, तो उस कम्युनिकेशन जो भी एच और डब्ल्यू के बीच में हुआ है उसकी क्या वैलिडिटी होगी, उसकी जो है हम क्या लीगैलिटी होगी उसको समझते हैं। यहाँ पर आगे ये कहते हैं, अगर हम इसको पढ़ें, कि नो पर्सन, अगर इसी को मैं थोड़ा सा स्तर ले जाकर, नो पर्सन यहाँ पे लिखा है नो, तो जो स्टार्टिंग हो रही है हमारे प्रोविजन की वो नो से हो रही है, मतलब कि ये एक तरह का प्रोहिबिशन है। और जब किसी भी प्रोविजन का प्रोहिबिशन होता है तो हमें उसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एनोमली हो, यानी कि अनटिल अनलेस जब तक प्रोविजन कंफ्लिक्ट ना करे, किसी एक का प्रोविजन से कंफ्लिक्ट ना करे या प्रोविजन अपने आप से ही कंफ्लिक्ट ना हो, तब तक जो है हम उसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करेंगे। अब आगे ये कहते हैं इस पे
अब मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ, हु इज और हैज बीन मैरिड। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये लगेगा कंटिन्यूएंस और डिसॉल्व, यानी कि मैरिज जब चल रही है तब, और डिसॉल्व ये मैंने कहाँ से इंटरप्रेट किया, ये मैंने इंटरप्रेट किया है हु इज और हैज बीन मैरिड से। हु इज, who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him in during marriage by any person to whom he or has been married। अब आगे आपको अभी हम who is और has been को देखते हैं। who is को जब भी हम आप पढ़ोगे तो who is से आपको पता चल रहा है कि मैरिज अभी इनकी सबसिस्ट कर रही है, कंटिन्यू है। हैज बीन मैरिड को जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है यार कुछ बीता बीता सा है ये, है ना, कुछ तो था, कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा था इनके बीच में। तो यहाँ पर आप देखते हो कि मैरिज डिसॉल्व हो गई है। अब मेरे दिमाग जितना मैं अपना इस्तेमाल कर पा रहा हूँ उस हिसाब से तो यार देखो डिसॉल्व सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है मैरिज, आइदर डेथ और डिवोर्स। और अगर कोई आपको और तरीका पता होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर प्लीज बताइएगा। अब आगे ये कहते हैं कि शैल बी कंपेल्ड, इस कंपेल्ड को हम रेड में मार्क करते हैं। फिर लिखा है कि टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, excepts in the suits, अब मैं यहाँ पे रेड करूंगा, between the married person or the proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। लेकिन हमारा जो कंसिडरेशन पे है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन इस पार्ट पे ही रहेगा, दैट इज सूट बिटवीन मैरिड पर्सन, क्योंकि हम वही केस लॉ को इस पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, इस सेक्शन को समझने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए इस केस में, जो कि 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, वो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेशन मेड हिम टू ड्यूरिंग मैरिज। फिर ये किसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस की ओर। अब ये कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। तो कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और साइन लैंग्वेज में भी हो सकता है। अब अब ये सेक्शन प्रोहिबिट क्या कर रहा है, देखिए ये सेक्शन ये प्रोहिबिट कर रहा है, इस सेक्शन में जो प्रोहिबिशन है वो स्पाउसेस के ऊपर है कि वो विटनेस नहीं बन पाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो टेस्टिमनी नहीं दे पाएंगे। और किस चीज की टेस्टिमनी नहीं दे पाएंगे, इस चीज की टेस्टिमनी नहीं दे पाएंगे कि जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ है उस चीज का वो लोग गवाह नहीं दे पाएंगे, उस चीज के लिए वो विटनेस नहीं बन पाएंगे। अब जो बार है, अब देखिए जो बार है, एक तो बार लग रहा है कि जब तक मैरिज में हो तब तक लग रहा है आपके, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे यही तो समझ में आ रहा है कि जब तक जो बार है वो तब तक लग रहा है जब तक आप मैरिड हो, और बार तब भी लग रहा है जब आपकी मैरिज डिसॉल्व हो गई। तो ये हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट हमको ये समझना है कि ये बार जो है दो केसेस में नहीं लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं तीन केसेस में नहीं लगेगा। वो तीन केसेस ये हैं कि पहला, जहां पर ये बार नहीं लगेगा, पहला ये है कि जो स्पाउस है, यानी कि जैसे मान लीजिए एच और एक्स का एक सूट चल रहा है, या फिर और आसानी से समझते हैं, एक्स और एच का एक सूट चल रहा है, और इस सूट, ये सूट डेफेमेशन का है, और एच ने अपने वाइफ को बता रखा है के बारे में भला बुरा कहा था। अब एक्स बोलता है कोर्ट से कि जी मैं डब्ल्यू को एज अ विटनेस बुलाना चाहता हूँ क्योंकि एच जो है डब्ल्यू के बारे में उसने मेरे लिए बुरा बुरा कहा था। जो एच है, जर्नल रूल क्या कहता है कि डब्ल्यू जो है एच के खिलाफ गवाही नहीं देगी, लेकिन एच कंसेंट करता है कि ठीक है जो है आप दे दो, मेरे खिलाफ आप गवाही दे दो। तो उस केस में जो है फिर ये बार नहीं लगेगा, और जो डब्ल्यू है वो एक्स एच के अगेंस्ट पे टेस्टिमनी दे सकती है। सेकंड सेकंड ये है इसी का ही एक पार्ट कि मान लीजिए एक्स और एच का सूट चल रहा, एच की हो जाती है डेथ, और मान के चलिए कि जो
और एच और डब्ल्यू का डिवोर्स हो रखा था पहले से। अब एच के लीगल हेयर्स आते हैं तो ये सूट हो जाता है सब्स्टिट्यूट होके एक्स। फिर यहाँ पे आते हैं जो है वाई, जो कि एच के सन है। अब वाई यहाँ पर एक्स के जो सन है एच के। अब एक्स बोलता है कि जी मैं डब्ल्यू को बुलाना चाहता हूँ, जो कि इनकी डिवोर्स वाइफ है, लेकिन क्योंकि बार है तो डब्ल्यू का वाई नहीं दे सकती हैं। इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो एच के हैं वो वाई के उसमें दे देते हैं, बोल देते हैं, कंसेंट कर देते हैं कि ठीक है डब्ल्यू आप आइए और आप एच के अगेंस्ट पे गवाही दे दीजिए। हालांकि देखा जाए तो ये जो सूट है, ये सूट चलेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें राइट टू सू सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सनल राइट पे मोस्ट प्रॉब्ली ये हो रहा है। बट इसके बारे में मुझे बहुत ऐसी जानकारी नहीं है, बट फिर भी अब इसी में हम ये देखते हैं कि अब डब्ल्यू दे सकती है गवाही किसके खिलाफ, एच के खिलाफ, डेफेमेशन केस में। अब तीसरा है कि मान लीजिए इसी केस में जो है एच जो है एज अ एच है और ये डब्ल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो हम दो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, दो एक्सेप्शंस जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि मान लीजिए एच और डब्ल्यू का ही डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है और एच और डब्ल्यू और एच जो है कुछ सीडी और ये चिप लेकर पहुंच जाते हैं रिकॉर्डिंग इसमें, जो कि जिससे जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को पता नहीं है कि एच ने ऐसी रिकॉर्डिंग कर रखी है। अब ये जाते हैं कोर्ट में, एच बोलते हैं कि जज साहब ये देखिए मैंने डब्ल्यू के खिलाफ जो है मैं ये एविडेंस लेके आया हूँ। ये डब्ल्यू बोलती है कि सर नहीं हो सकता है, सेक्शन 122 में प्रोहिबिशन है, तो ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल जो है एकदम वैलिड है। और क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, हम जैसे ही ऊपर पढ़ें कि लिखा है यहाँ पर एक्सेप्ट, अगर आप इसको देखो, एक्सेप्ट सूट, इसी को अगर मैं हटाऊं यहाँ पर लिखा है ना यहाँ पर सूट बिटवीन मैरिड पर्सन्स, हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। तो सूट बिटवीन मैरिड पर्सन ये जो लिखा है, तो क्योंकि एच और डब्ल्यू मैरिड हैं, डिवोर्स प्रोसीडिंग इन्होंने लगा रखी है, तो दे आर स्टिल मैरिड। सो बाय वे ऑफ दिस एक्सेप्शन यहाँ पर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं रहेगा और एच जो है वैलिडली इस एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस ये जो एविडेंस यानी कि ये जो सीडी और ये जो चिप लेकर आए हैं एच, ये एडमिसिबल भी होगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, दैट इज सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। करेक्ट। अब इस पे हम एक जल्दी से जजमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो, बट फिर भी हम इस चीज की पूर्ति करने के लिए जो है हम इस जजमेंट को पढ़ते हैं। अब इस जजमेंट का नाम है, इस जजमेंट का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो सेम फैक्ट्स जो है इस केस में भी है, बट थोड़े से फैक्ट्स को मैंने शॉर्ट किया है। अब इसी के हम डायरेक्टली पैरा 9 में जाते हैं, जो कि इसके पेज नंबर 39 38 से है, बिल्कुल यहाँ 36 यहीं से है स्टार्ट किए। हाँ, करेक्ट। अब इसके जब आप पैरा 9 को पढ़ते हो तो कोर्ट यहाँ पर तीन इशू बोलते हैं कि यार जो हमें डिस्कस करना है, डिस्कस ये करना है कि क्या सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन परमिट किया जा सकता है एविडेंस में। फिर दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि एविडेंस एक्ट के लाइट पे और फैमिली कोर्ट एक्ट के अंडर जो कॉन्वर्सेशन है स्पाउसेस के बीच में, क्या वो परमिटेड है इन एविडेंस इन अ प्रोसीडिंग ऑफ फॉर डिवोर्स। और तीसरा ये है कि क्या रिकॉर्डेड एविडेंस डिसअलाउड होना चाहिए इस ग्राउंड पे कि ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। तो पहला इश्यू हम जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि जो
भी सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, मतलब कि जो आपने जो रिकॉर्ड किया है बिना किसी परमिशन के, तो वो एकदम वैलिड है। वो किस तरह से वैलिड है, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है दो केस लॉ साइट किए, यूसुफ इस्माइल नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टेप रिकॉर्डेड वर्जन होता है उसे कहा था कि इवन इफ दे आर obtained illegally but still they will be admissible। यहाँ पर आप इस चीज को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज एडमिसिबल प्रोवाइडेड फर्स्ट द कॉन्वर्सेशन इज रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू। यानी कि जिस तरह से इसी को हम अगर अपने फैक्ट्स में जो है मार्शल करें तो इसका क्या आंसर आएगा कि हस्बैंड ने जो है रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग क्या है, उस उनके डिवोर्स के प्रोसीडिंग को सेटल करने के लिए या डिवोर्स के सूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एक मैटर इन इशू है। तो यहीं पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरा में ये कहा 9.5 में कि जो अफोर से टेस्ट लेट डाउन किया गया है इस कोर्ट के द्वारा, टेस्ट क्या है कि मैटर इन इशू होना चाहिए, सेकेंडली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वॉइस की, एंड thirdly the accuracy of tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape recorded। यानी कि हमारे केस में कि मैटर इन इशू जो है क्या है कि चिप प्लस वो रिकॉर्डिंग, सेकंड ये है कि क्या वो वाइफ की ही वॉइस है, क्या वो पार्टीज के बीच में ही जो है वो कॉन्वर्सेशन है, एंड थर्ड ये है कि उसमें क्या कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। तो ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया है। अब यहीं पर तो पहला जो इशू ये था कि क्या इलीगली, यानी कि बिना परमिशन के इलीगली आपने अगर ऐसा कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड किया है अपने वाइफ के अगेंस्ट पे या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट पे, तो क्या वो वैलिड है, तो उसका आंसर है बिल्कुल वैलिड है। बस तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो मैटर इन इश्यूज से बिल्कुल एक रेलेवेंट हो, सेकंड जो वॉइस है कॉन्वर्सेशन है वो पार्टीज की ही हो, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई भी टैंपरिंग ना की गई हो। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीचे यहाँ पे बताया कि सेक्शन 65A प्लस सेक्शन 65B भी हमें देखना पड़ेगा। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 122। अब यहाँ पर आप जब भी देखोगे तो यहाँ पर इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बताया कि जो उसके 122 के दो पार्ट हैं, कंपेलेबिलिटी एंड परमिसिबिलिटी। जो प्रेजेंट केस कंसर्न है वो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट से है, यानी कि डीलिंग विद परमिसिबिलिटी, यानी कि हस्बैंड इस केस में would have been ordinarily barred from disclosing the communication that was disclosed by the wife to him by virtue of being privileged communication under section 152, but due to the exception provided in this section, the bar on disclosure of such communication is lifted, since the communication sought to be disclosed in the present case is in a proceeding between husband and the wife. That is, the petition filed by the husband for divorce under Section 13 of the Hindu Marriage Act. Therefore, such privileged communication is not barred from being disclosed and brought before the court, and the objection taken by the wife with respect to 122 of the Evidence Act is not acceptable. Then, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज भी ये बताई कि देखिए इस सेक्शन में ऑलरेडी जो हमारा 122 है वहां पर जो है अगर प्रोसीडिंग बिटवीन द स्पाउस है तब उस केस में एक्सेप्शन ओवरराइड कर जाएगा हमारे मेन प्रोविजन को, तो उस बेस्ड केस में जो है पार्टीज एविडेंस दे सकती हैं। देन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें बस मैं आपको जस्ट ये दे देता हूँ कि सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है एक प्रोविजन है जहाँ पे एक वाइड श्योरेटिव पावर है फैमिली कोर्ट के पास, बट क्योंकि ऑलरेडी जो प्रिविलेज है या फिर जो ऑलरेडी लॉ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट ही फुलफिल कर रहा है उस चीज को कि पार्टीज अलाउड है एविडेंस एक्ट देने पे, तो सेक्शन 14 का हमको इतना रूल समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे इसलिए आप देखेंगे कि नॉट विथ स्टैंडिंग वॉट इज स्टेटेड इन एविडेंस एक्ट, but the exercise of this extraordinary power under section 14 of the FC code is not warranted in this case, क्योंकि section 122 एविडेंस एक्ट की हमारे लिए काफी ज्यादा है। देन अब आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 65A 65B की बात की गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमें देखना है। देन इसके बाद जो हमारे लिए थर्ड इशू है वो ये है कि क्या सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेशन है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर पैरास में जो है काफी सारे जजमेंट्स को साइट किया है। देन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें ये बताया है पैरा 12 में एक डिस्कशन या एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं, उन्होंने ये बताया है
कि हम तो पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट इज नॉट असाइड इन दिस प्रोसीडिंग, यानी कि सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट हम अलग से हम नहीं देख सकते हैं, वो भी इसी और इसी पार्ट का ही एक प्रोसीडिंग है और ये उनसे अलग नहीं होता है। Secondly, Section 122 of the said Act is privileged communication between the spouse is protected in the context of fostering intimate relationship. Absolutely correct. However, the exception under Section 122 of the Indian Act has to be construed in the light to fair trial, which is also an aspect of Article 21 of the Constitution of India. When we weigh the respective right of the parties in a trial within the parameter of Section 122 Evidence Act, we do not think that there is a breach of right to privacy in the instant case. In fact, Section 122 of aforesaid Act, Evidence Act, does not recognize such a right at all. On the other hand, the said section carves out an exception to right to privacy between the spouses. और वो exception क्या है? That अगर husband और wife के बीच में सूट है तो they are not prohibited from giving evidence. ये exception है हमारे पास। तो वही यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात तो 122 जो है एज सच कोई राइट रिकग्नाइज नहीं करता है। देन ब्रीच ऑफ राइट ऑफ प्रिवेसी इस इंस्टेंट केस में है नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 122 खुद एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी अप्लाइड horizontally at all. In this regard, we reiterate that as per procedure established by law, Section 122 of Evidence Act does not touch upon the aspect of right to privacy as envisaged under Article 21 of the Constitution. Let alone invade upon such right. The reason is because 122 of the Evidence Act recognizes the right of fair trial, right to produce relevant evidence, and a right to prove one case against a spouse so as to avail the relief sought by the parties. देन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक वही कंक्लूजन बताया है कि सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट क्या क्या डील करता है, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें समझ लिया है। देन इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सिर्फ रिआइटरेट किया है का कुछ सारी चीजें और इसमें यही बताया है कि प्राइवेट पार्टीज के बीच में कभी भी कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन 122 वहां पे क्या रोल प्ले करता है। देन इसके साथ ही साथ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट टू प्राइवेसी को काफी अच्छे से इसमें रिकग्नाइज किया। उतना हमारे पास इसमें समय नहीं है। सो हमारा जो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि यस, अगर आपने इनलीगली ऑब्टेन किया है जो है कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पार्टीज, तो एब्सोल्युटली एज एविडेंस जो है एडमिसिबल होगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो 3 कंडीशन हमने डिस्कस की है। सेकेंडली जो है सेक्शन 122 जो है उस केस में जो है खुद एक एक्सेप्शन का वर्क करता है, जहां पर अगर हस्बैंड एंड वाइफ खुद ही सूट है उनके बीच में तो वहां पर वो एविडेंस जाकर दे सकते हैं। एंड थर्डली कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है और जो हमारा सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट है, तो 122 एविडेंस एक्ट का जो पर्पस है वो फेयर ट्रायल का एक राइट है। साथ ही साथ जो पार्टीज रिलीज शॉर्ट करना चाह रही हैं, प्लस साथ ही साथ सेक्शन 122 ये भी बता रहा है कि आप रेलेवेंट फैक्ट्स को आप लेके आ सकते हो, प्लस राइट टू प्राइवेसी जो है एज सच राइट को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है बाई सेक्शन 122। सो हमारा आज का जो एक डिस्कशन था, हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।